Up till now we were studying the communicable diseases. Now we'll start non-communicable diseases. Non-communicable diseases. So, ऐसे diseases which cannot be transmitted into another person और जो communication के through any mode of communication, okay, या तो directly contact में आए या फिर through droplet infection और through some kind of physical contact, okay, किसी भी contact के through the disease which is not being entering or not being transmitted into the another healthy person, that is known as non-communicable disease. Okay, so disease which remain confined to one person and do not get transmitted from one person to another person. Okay, ट्रांसमिट नहीं होगी क्योंकि बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा. अगर कम्युनिकेशन होता है तो भी दैट डिसीज विल नॉट गेट ट्रांसमिटेड इनटू अनदर पर्सन. इट रिमेन्स कन्फाइंड ओनली टू द सिंगल पर्सन. ओके, सो इसमें कौन कौन से डिसीजेस आएंगे? द मोस्ट कॉमन डिसीज इज डायबिटीज मेलाइटिस. जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? शक्कर की बीमारी या शुगर की बीमारी. ओके, शुगर बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में. व्हाई शुगर? बिकॉज देयर इज अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड और द ग्लूकोज लेवल बिकम्स वेरी मच हाई इन अवर ब्लड. नॉर्मल लेवल से ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है एंड ऑल्सो देयर इज द अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन आवर यूरिन. सो दिस शोज दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन डिसीज. टाइप ऑफ एंडोक्राइन डिसीज caused due to the hormonal imbalances of इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन के हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे. या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा या प्रोड्यूस होगा तो अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा. इंसुलिन का काम ये है दैट दिस इंसुलिन इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज. वो ग्लूकोज को हमारे ब्लड में से दूसरे सेल्स के पास में लेके जाता है और फिर सेल्स के पास में दैट सेल्स विल अब्सॉर्ब ग्लूकोज. इंसुलिन का काम क्या है? दैट इट विल टेक अप द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड reach to the cell wherever the glucose is needed, wherever the cells are deprived of glucose, wherever the cells need energy, then insulin will take up the glucose molecules. Okay, now so अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ना हो या फिर इंसुलिन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में कम हो जाए या फिर इंसुलिन इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स वर्क प्रॉपरली, so what will happen? We'll be suffering from diabetes mellitus. So that's why we have classified diabetes into two groups. One is insulin dependent
other one is insulin independent or non-insulin dependent we can say. एक होगा इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट. ओके, so and we know that this insulin is secreted from beta cells of islets of Langerhans. Islets of Langerhans, that is a part of pancreas. Pancreas में 3 cells होते हैं. One is alpha, one is beta and another one is gamma. Okay, alpha is responsible for the production of glucagon hormone, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का हार्मोन ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखेगा. अगर ग्लूकोज नहीं है at that time glucagon will be released. Okay, second cell, that is our beta cells. These are responsible for production of insulin. Okay, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है तो स्टिमुलेशन मिलेगा अल्फा सेल्स को, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, एंड स्टिमुलेशन मिलेगा बीटा सेल्स को, स्टार्ट रिलीजिंग इंसुलिन. ओके, जैसे ही ब्लड में इंसुलिन रिलीज हुआ तो जो हायर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड में हुआ था, इंसुलिन वी नो दैट इज अ कैरियर फॉर अवर ग्लूकोज. ग्लूकोज को कैरी करेगा, सेल्स के पास में लेके जाएगा वेयर एवर इट इज नीडेड, चाहे वो कोई सा भी सेल हो. वहां पे इंसुलिन विल टेक अप द ग्लूकोज, इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द ग्लूकोज एंड लेट दैट इंसुलिन टू दैट सेल्स. Okay, and so the third cells, that are delta cells, that releases the hormone somatostatin. This somatostatin actually inhibits the activity of both insulin as well as glucagon. Okay, that are the part of your endocrine system. Now here we have seen that insulin is released from B cells of islets of Langerhans. Okay, एंड हमने इंसुलिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट है. तो इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होगा, बीटा सेल्स विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? माइट बी पॉसिबल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, दीज सेल्स आर नॉट एबल, या फिर मेनी अ टाइम्स दीज सेल्स स्टार्टेड डीजनरेटिंग इन आवर बॉडी. सो ड्यू टू दिस द बीटा सेल्स समटाइम्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन आवर बॉडी. ओके, सो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो हाउ कुड ग्लूकोज विल बी कैरीड टुवर्ड्स अदर सेल्स. ओके, दिस बीटा सेल्स आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन अवर बॉडी. ओके, नाउ एंड व्हाट हैपेंस इन इंसुलिन इंडिपेंडेंट, now insulin independent, insulin is produced but it become unable to facilitate the movement of ग्लूकोज टू सेल्स. इंसुलिन डिपेंडेंट में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा because there is some kind of disease in beta cells. Okay, might be that beta cells degenerate हो गए हैं. Okay, or due to some kind of deficiency they are not able to produce insulin. But in insulin independent, insulin produce होगा, amount वो ही रहेगा, but
due to some deficiency or due to some changes in our metabolic reactions, insulin will not be able to facilitate the movement of glucose towards the cell. दोनों situation में the amount of blood glucose level is going to increase. Okay, so in both the situation blood glucose level will increase, and this situation is known as hyperglycemia. अगर हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज हो जाए, नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इज 70 to 80 mg per 100 ml और mg. ओके, नॉर्मल लेवल ये होता है, पर अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो इट कैन बी 100 और इट कैन बी 120. 120 बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया ना, तो नॉर्मल लेवल से ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो गया है, ज्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में हो गया है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया. ग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया. तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसलिए बढ़ा, यहाँ पे इंसुलिन है पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है इसीलिए बढ़ा. तो अब ग्लूकोज बढ़ गया है. नाउ इट स्टार्टेड टू एक्सक्रीट फ्रॉम अवर बॉडी फ्रॉम यूरिन. ओके, ग्लूकोज स्टार्टेड टू excrete from our body through urine, and this condition is known as glycosuria. If there is a presence of glucose in our urine, blood में अगर बढ़ जाएगा तो hyperglycemia, यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो glycosuria. Okay, even a tinge of glucose present in our urine indicates that we are suffering from diabetes. Why? Because nephron में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स दोनों चीजें 100% एब्जॉर्बेबल है, 100% रीअब्सॉर्ब हो जाती है. ओके, फिल्ट्रेट बनता ही नहीं है. Yes, they are passed to the nephron in the form of filtrate only, but from the nephron they are not we can say that yes, they are transferred into PCT, and in PCT there is 100% reabsorption of glucose as well as reabsorption of amino acid. Okay, so even a tinge can indicate that we are suffering from diabetes. ओके, सो हमने दो चीजें देखा, एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों सिचुएशन में बढ़ रहा है, और देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन अ यूरिन. ओके, इन बोथ द सिचुएशन. नाउ अब ग्लूकोज यूरिन में आया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ग्लूकोज के पीछे पीछे पानी भी आएगा. वाई? बिकॉज मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के पीछे पीछे वाटर भी आता है. सो द थर्ड कंडीशन और द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विल बी एक्सेसिव यूरिनेशन. ओके, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा. जैसे प्रोटीन अगर इंजरी के टाइम पे बाहर आएगा, सॉरी एल्ब्यूमिन प्रोटीन. ओके, एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज अवर सीरम प्रोटीन. कोई भी इंजरी होगी तो सम ऑफ द प्रोटीन ओजेस आउट. So along with that protein water also oozes out. That is in our inflammatory response में जैसा होता है. Okay, inflammatory response में प्रोटीन अगर आएगा तो along with that water भी आएगा. So there is the appearance of we can say that edema, inflammation हो जाता है, that leads to edema. Same here, वहाँ पे प्रोटीन that was a macromolecule, प्रोटीन के पीछे पीछे वाटर आया था, यहाँ macromolecule is glucose, ग्लूकोज के पीछे पीछे वाटर जाएगा, which leads to excessive urination. Okay, now loss of appetite.
वेट लॉस होगा बहुत ज्यादा, एंड excessive thirst, the person will feel thirsty every time. Okay, so these are some characteristics of insulin dependent and insulin independent. अब इसमें से ज्यादा हार्मफुल कौन सा होगा? ऑब्वियसली इंसुलिन डिपेंडेंट. ओके, बिकॉज इसमें इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में. तो इस सिचुएशन में इट इज पॉसिबल दैट कि ज्यादा ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा हो हमारे ब्लड में. ओके, सो इसके लिए वी हैव टू गिव द इंसुलिन इंजेक्शंस. द ट्रीटमेंट फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट इज द पेशेंट इज ट्रीटेड और द पेशेंट हैज गिवन सम काइंड ऑफ इंसुलिन इंजेक्शंस, और वो इंसुलिन इंजेक्शन उन्हें लगाने पड़ते हैं खाना खाने से पहले. When they are going to eat food, first they have to take the insulin injection, or they have to take some kind of medicines which are responsible for the production of insulin in our body. Okay, and in insulin independent, normally the drugs are given which stimulate insulin to facilitate the movement of glucose from blood to the other cells. Okay, now ये है ज़्यादा harmful, ये है कम harmful. Okay, now this insulin dependent appears in early age. Okay, now it can happen into the age of nowadays many of the children are also being affected from insulin. Okay, at the age of the insulin cases have been registered from the age of 6 to 7 years also. A 6-year-old child has been suffering from diabetes, or a 7-year-old child, or even younger childs are also being suffering from diabetes. Okay, this insulin independent, this scene is generally in older age. Okay, जो लोग the persons who have crossed the age of 40 years or 50 years, in that persons we can see this insulin independent, and this insulin independent is very much common disease. Okay, ज़्यादातर olders में होती है या oldies में होती है और common है, but this is also most common but in younger ones, and it is the harmful than this disease. इसमें इंसुलिन दिया जाता है. इंसुलिन is medicated in the form of vaccine or in the form of any kind of drug. इसमें इंसुलिन को स्टिमुलेट किया जाता है, आगे बढ़ो, अपना काम करो. Okay, so this was about our diabetes mellitus. Type of endocrine disease है. Insulin is a type of hormone which is released by beta cells of the islets of Langerhans. जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, या जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में, that will be the stimulus for beta cells. Now you have to release insulin. Okay, अब क्या हमारा ग्लूकोज लेवल पूरे टाइम पे या ऑल द डे नॉर्मल रहता है, या कभी बढ़ता है या कभी कम होता है? Whenever we have taken food, after taking food our glucose level will be high. Okay, so we have taken food, that food is being digested and glucose has been produced. Glucose is absorbed from a small intestine and come into the blood. जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद में ग्लूकोज जब ब्लड में आएगा, तब काम रहेगा इंसुलिन का. अब ग्लूकोज ब्लड में आ गया है, नाउ ट्रांसफर दिस ग्लूकोज टू द सेल्स हु आर इन द नीड ऑफ ग्लूकोज और हु आर डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी. ओके, now this was our first disease, that is diabetes mellitus. Now we will see our second disease, that is diabetes insipidus. This is also a kind of non-communicable disease only. The next disease that we are going to take is diabetes insipidus. Okay, this is also a kind of non-communicable disease only, and also
endocrine disease. Why? Because it is also due to the imbalances of one hormone, that is ADH. ADH is anti-diuretic hormone, also called as vasopressin. So when this हार्मोन इज इम्बैलेंसिंग इन अवर बॉडी, या हम बोले कि ये हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है और इट हैज बीन रिलीज्ड मोर इनटू अवर बॉडी, सो द डिसीज व्हिच इज गोइंग टू हैपन इज डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिसीज? एक्सेसिव urination without blood, excessive urination without glucose or without sugar. Okay, this is the condition of diabetes insipidus, that is excessive urination. Water is not being absorbed in our body. Water is not being absorbed by our nephron. क्यों? क्योंकि this hormone is not being released in our body. Okay? Excessive urination without glucose and sugar. मतलब that is excessive urination हो रहा है, वाटर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. वाटर हमारी बॉडी में क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है? बिकॉज दिस हार्मोन हैज बीन रिलीज्ड इन एक्सेसिव क्वांटिटी. ये हार्मोन एक्सेसिव क्वांटिटी में हमारे पास में है, हमारे ब्लड में है. दैट्स व्हाई आवर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड DCT, these three are not able to reabsorb the water. This condition happens, or when this hormone is not available in our body, that condition is when there is excessive water in our body. Okay? जब हमारे बॉडी में वाटर ज्यादा से ज्यादा होगा तब ये हार्मोन जो है, though that hormone has been released by posterior pituitary, this hormone ADH has been released by पोस्टीरियर पिट्यूटरी. कंटिन्यूअस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलस मिल रहा है दैट रिलीज द हार्मोन. ओके, सो जब तक ये हार्मोन रिलीज करता जाएगा तब तक देयर विल बी नो इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ DCT, CT एंड CD. ओके, DCT, CT और CD की परमिएबिलिटी नहीं बढ़ेगी. They will not be permeable for these water. Okay, so हमारी बॉडी में ADH है, ADH का अमाउंट ज्यादा है, वेसोप्रेसिन का अमाउंट ज्यादा है. So the presence of this vasopressin is the indication for DCT, CT and CD that we should not remain permeable. Okay, हमको permeable नहीं रहना है वाटर के लिए. ओके, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्मोन का लेवल को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. दैट हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा हो गया है, अब हार्मोन को रिलीज करना बंद करो. दैट विल बी द स्टिमुलस फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का रिलीज बंद कर देगा, आवर DCT, CT एंड CD विल बी परमिएबल फॉर वाटर, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा. Okay, so this is due to the imbalances in our posterior pituitary, and especially the hormone which is released by posterior pituitary, that is anti-diuretic hormone, also called as vasopressin. The main characteristic of this disease is excessive urination without glucose. Okay. Now, the next disease that we are going to discuss about is nutritional deficiency.
nutritional deficiency. Okay, now there are many a kind of nutrients present like carbohydrates है और proteins है, vitamins है. So अगर इन चीज़ों की deficiency हो जाएगी हमारी body में, if we are deficient of these things, it can lead to the nutritional deficiency. ओके, सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसके कारण हो सकती है? विटामिन्स की डेफिशिएंसी से. तो हम देखते हैं द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स की डेफिशिएंसी से सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए. Vitamin A, this is also called as retinol or retinol. इसके दो फैक्टर्स होते हैं. वन इज और वी कैन से दैट ऐसा होता है विटामिन ए, दो फैक्टर्स हम लिखते हैं A1 एंड A2. A1 इज रेटिनॉल एल्कोहलिक फॉर्म एंड A2 इज रेटिनल दैट इज एल्डिहाइड फॉर्म. ओके, एल्डिहाइड फॉर्म होता है एक और एक अल्कोहलिक फॉर्म होता है. सो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी so that leads to one disease that is known as xerophthalmia. Xerophthalmia. What happens in this disease is first see this word zero. Okay, zero means we generally used the term zero for desert या for dehydration या सूखेपन के लिए हम use करते हैं zero. Okay, so here what happens is our eyes are very much we can say that without fluid. Okay, our eyes become dry. We use the term zero for dryness, no? Okay, so in this disease our eyes becomes dry due to the inflammation of lacrimal gland. Okay, here in xerophthalmia there is inflammation of lacrimal gland. Lacrimal gland का inflammation होगा. After that, this leads to dryness in our eyes. Lacrimal glands are which kind of glands? These glands are responsible for the production of tears as well as for the production of mucus. Lacrimal glands are serous type of gland जो watery secretion करते हैं, responsible for the production of tears as well as of the mucus. So lacrimal gland से our eyes remains hydrated all the time. Okay, कुछ dryness नहीं आती है. So अगर lacrimal gland का inflammation हो जाएगा so that will lead to the dryness in our eyes. और dryness होने से that will lead to अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया. हमारे कॉर्निया में अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ओनली स्मॉल स्मॉल टाइप्स ऑफ अल्सर्स. ओके, देन वी विल फील वेरी मच डिफिकल्टी इन सीइंग और वेरी मच डिफिकल्टी इन ब्लिंकिंग आवर आईज. ओके, सो अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया लीड्स टू ब्लाइंडनेस. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी सो ड्यू टू दैट डेफिशिएंसी आवर lacrimal glands will get infected or this lacrimal glands will not work properly and this will leads to dryness in our eyes. जैसे ही ड्राइनेस हुआ हमारी आईज में there will be the production of ulcers in our cornea. अल्सर्स का प्रोडक्शन हो जाएगा सो दिस विल लीड टू ब्लाइंडनेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट डिसीज विच इज रिलेटेड टू विटामिन ए इज नाइट ब्लाइंडनेस.
नाइट ब्लाइंडनेस, नाम से पता चलता है that the person who is suffering from night blindness is not able to see in dim light, or this is also called as that the person is not able to see in night. Okay, रात में नहीं दिखेगा, dim light में नहीं दिखेगा. Okay, and this night blindness is specially due to this A2, or especially due to the deficiency of vitamin A2, whose cofactor is retinal. Why? Because retinal, when this retinal has been broken down, no, तो इससे एक चीज प्रोड्यूस होती है, that is rhodopsin, and another compound that is aldehyde. Okay, this rhodopsin, this is responsible for our twilight vision or for our night vision. This is a pigment. This pigment is present in our rod cells. There are two types of cells in our eyes. Okay, एक होता है rod cells और एक होता है cone cells. Rod cells are responsible for our twilight vision बोलो या dim light vision बोलो या scotopic vision बोलो, तीनों एक ही है, twilight, dim light और scotopic. Okay, so this rod cells which contain the protein rhodopsin along with the aldehyde and combinedly called as retinal, जब ये हमारी बॉडी में कम हो जाएगा due to the deficiency of vitamin A, that will leads to night blindness. प्रोटीन कम हो गया हमारी बॉडी में, ओके, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्विलाइट विजन. तो जब प्रोटीन ही कम हो जाएगा, हाउ वी विल एबल टू सी. ओके, सो इज देयर एनी ट्रीटमेंट? यस, take the food products or take the derivatives which are rich in vitamin A. कौन से हैं वो फूड प्रोडक्ट्स? जनरली द ब्राइट कलर्ड वेजिटेबल्स और ब्राइट कलर्ड फूड लाइक papaya is very much rich in vitamin A, carrot is very much rich in vitamin A, tomato is very much rich in vitamin A. So ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो बहुत ब्राइट कलर के हैं, which are very much bright, they are the richest source of vitamin A. Okay, now अब this was about vitamin A. Now vitamin B, ये तो एक ग्रुप है. विटामिन बी इट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6. ओके, सो हम यहाँ पर कॉमन डिसीजेस देखेंगे. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, दिस लीड्स टू द कॉमन डिसीज दैट इज नोन एज बेरी. Okay, beriberi is the very much common type of disease that happens due to the deficiency of vitamin B1. Okay, now B2 say there is a disease named cheilosis. Cheilosis means there is the appearance of cut over the edges of our lips. हमारे जो लिप्स के एजेस हैं, द साइड एजेस, देयर इज द अपीयरेंस ऑफ कट, वहां पर थोड़ा सा कुछ कट लग जाता है. एंड ऑल्सो देयर इज द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक पैच हियर. सो दिस इज cheilosis. This is due to the deficiency of vitamin B2. Okay, now due to the deficiency of B5, there is one disease known as pellagra. Due to the deficiency of B12, that there is a disease called pernicious anemia. So there are many a kind of vitamins. विटामिन B पूरा एक कॉम्प्लेक्स है. हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है. ओके, these are some common type of diseases. Now, due to the deficiency of vitamin C, vitamin C leads to the deficiency of the deficiency of vitamin C leads to the disease
scurvy, also called as bleeding gums. Okay, scurvy is the disease which is caused due to the deficiency of vitamin C, and this vitamin C is also called as that ascorbic acid. Okay, now due to the deficiency of vitamin D, when we are talking in children, so due to the deficiency of vitamin D, it leads to rickets, and in adults it leads to osteomalacia and osteoporosis. In both this situation, osteomalacia and osteoporosis, our bones become very much prone towards fracture or bone breaking. But what happens in osteoporosis is there is the appearance of pores. Suppose this is our bone, so क्या होगा? Pores appear हो जाएंगे. Okay. Porosis is appearance of pores in that bone. Okay. Now, osteomalacia में weakening हो जाएगा bone का. The bone will become weak due to the deficiency of vitamin D. Okay. So weakening हो जाएगा तो obviously that will lead to the bone break or to the fracture. Okay. Now, deficiency of protein. Protein deficiency is kwashiorkor or marasmus. These are the two diseases which are mainly due to the deficiency of protein. What happens in this disease? Loss of appetite very much, protruded belly. These are the two main characteristics. Loss of appetite, weight बहुत ज़्यादा loss होगा, and also protruded belly. The child who is suffering from this disease, his belly part will be very much outwards. Okay. So these are some deficiency which are caused due to the nutritional elements, that is due to the vitamin A, xerophthalmia. This is the inflammation, or this is due to not working properly of our lacrimal glands, which are responsible for fluidity of our eyes. Okay, हमारी आइस में फ्लूइडिटी बनाए रखने के लिए the responsible gland is lacrimal gland. It is having the serous type of we can say the serous type of release and watery release होता है, and it releases the tears as well as the mucus. अब ये दोनों चीज़ें हमारी आइस से चली जाएंगी तो हमारी आइस की फ्लूइडिटी will affect. Our eyes will become dry. So dryness can leads to ulceration, and ulceration can leads to blindness. Okay. Now night blindness में the protein rhodopsin की कमी हो जाती है. The protein rhodopsin is the form of, or we can say it is a part of retinal, and retinal is the vitamin A2 derivative. A2 की deficiency से night blindness होगी, leads to the twilight vision, or the person who is suffered from this disease or affected from this disease is not able to see in midnight or in the dim light. Okay. B1 से beriberi, B2 से chlosis, B5 से pellagra और B12 से pernicious anemia. And the vitamin C, due to the deficiency of vitamin C, it leads to the disease scurvy, bleeding gums. Our gums started bleeding and also becomes weak. Okay. Due to the deficiency of vitamin D, leads to rickets, osteomalacia or osteoporosis in adults, and rickets in children. Now, due to the deficiency of protein, two diseases commonly, kwashiorkor and marasmus. Okay.